गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे, अपने आसपास आप शांति बनाए रखे होंगे, आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आसपास वाले लोगों का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे इसी उम्मीद के साथ। और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। ज़िंदगी आपकी, दुख आपका, सुख आपका। हम सिर्फ आपके इतना कर सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ को आसान बनाने में हम कुछ योगदान भर दे सकते हैं, लेकिन फाइनली तो चलना आप ही को है पूरा सफ़र। अब आप उसको कैसे चलते हैं ये आपको तय करना होगा। ज़िंदगी के हर क्षण आपको डिसीजन खुद ही लेना है, ना तो मैं आपको हमेशा ऑब्जर्व करूँगी और ना ही आपके पेरेंट्स आपके हमेशा सर पे खड़े रहेंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये आप ही को देखना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करिए इस चीज़ को, आप अपने तरीके से देखिए चीज़ों को, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको ठीक लगे आप करिए। हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे, आपके पेरेंट्स आपका अपना काम कर रहे हैं, वो आपको हर तरह की फैसिलिटी देते हैं, सारी वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो उनके बस में भी नहीं है शायद, वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों के पास भी शायद इतना टाइम नहीं है कि हम, अभी तो छुट्टी का दौर है, बहाने बनाने को हम भी बना सकते हैं कि भाई छुट्टी चल रही है, अब मेरा भी एग्ज़ाम है, ऐसा भी कहा जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, गर्मी बहुत हो रही है या नेट नहीं था, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन तब जब आपका काम करने का मन ना हो, अभी रात के 1:30 बजे और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग वो पढ़ सकें जो कि आपके लिए ज़रूरी है, वो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगा। नहीं तो कहने के लिए मेरे पास भी 70 बहाने हो सकते हैं, मैं बना सकती हूँ बहुत सारे बहाने। फिर भी मैं आपसे फिर कह रही हूँ एक बार, ज़िंदगी आपकी, सुख भी आपका और दुख भी आपका, सबको अपने अपने हिस्से का काटना है। मर्जी आपकी, आप सुख बढ़ाना चाहते हैं या आप दुख बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम इसके 7वें चैप्टर पे आ गए हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। रोटी कपड़ा मकान आप जानते ही हैं, इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं ये, इनके बिना मुश्किल है ज़िंदगी काटना, है ना। इनके बिना नहीं चल सकता। ये ऐसी ज़रूरतें हैं कि इंसान को ये तो चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है। देखिए हैबिटेशन क्या होता है, बसाव स्थान क्या होता है, जिसे कहते हैं बसापत कहते हैं उसे, बसापत है भाई, यहाँ बसापत, गाँवों में बसापत बसापत, तो वो क्या स्थान होता है, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसापत कहा जाएगा। बसाव स्थान कह दो या साधारण भाषा में, गांव की भाषा में उसको बसापत कहा जाएगा। तो ऐसा स्थान जहां आप लोग रहना चाहेंगे वहां पे क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए जहां आप रहते हैं। देखिए जलवायु वहां की ऐसी होनी चाहिए कि जो ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडी हो, ना हमेशा पानी ही बरसता रहता हो, ना हमेशा धूप ही खिली रहती हो, मतलब एक मॉडरेट, जहाँ इंसान सरवाइव कर पाए, ऐसी जलवायु हमें चाहिए जो अनुकूल हो रहने के लिए। ठीक है, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, भाई जल ही जीवन है, ऐसा आपने स्लोगन सुना होगा, आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ है। भूमि भी वहाँ होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। भाई ज़मीन ही नहीं होगी वहाँ पे तो आप कहाँ तो घर बनाएंगे, कहाँ तो आप खेती करेंगे, कहाँ तो आप उद्योग धंधे लगाएंगे। तो भूमि होनी चाहिए। और वहाँ की मिट्टी अगर उपजाऊ हो तो बात ही क्या है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी के कारण ही तो फसल वहाँ उगेगी कुछ, और जहाँ फसल उगेगी तो वहाँ तो रौनकें अपने आप लग जाती हैं, रौनक लग जाएगी वहाँ पे। जैसे इसीलिए आप देखते होंगे नदियों के आसपास ना बहुत ज़्यादा बसापत होती है। नदियों के आसपास आप देखेंगे, अगर इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले लोग यहीं आके बसे, क्योंकि यहाँ नदी भी थी, ये चारों कंडीशन यहाँ पे थी। ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी के किनारे हुई थी जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, ऐसे ही चीन की जो सभ्यता थी वो भी हुआंगो नदी के आसपास ही उसका जनरेशन हुआ। यानी कि पुराना जो बसाव सिस्टम चला, जहाँ लोगों ने बसना शुरू किया, तो वो नदियों के आसपास, वहाँ पे एक तो पानी की उपलब्धता थी,
भूमि भी उपजाऊ होती है। उपजाऊ भूमि क्यों होती है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ में बहुत सारा उपजाऊ चीज़ें जो हैं वो काट छांट के लाती हैं ऊपर से, पहाड़ों से जब वो बह के आती हैं और उसको ला के यहाँ नदी के आसपास जमा करती चली जाती हैं, छोड़ती चली जाती हैं। वो जब नीचे मैदान में आ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि भूमि जो है ना वो उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी उनकी हो जाती थी। और नदी है तो जल तो होगा ही होगा, है ना। और मौसम भी बड़ा सुहाना रहता है वहाँ का, आसपास नदियों के आसपास हरियाली बहुत रहती है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मौसम जो है कैसा हो जाता है, सुहाना हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। ये चीज़ आप देखते होंगे। तो इसीलिए जितनी पुरानी सभ्यताएं थीं वो सब नदियों के किनारे उनका जो है जन्म हुआ। ये बात आपको शायद पता होगी। और सिंधु घाटी की सभ्यता आपने नाम सुना होगा, सिंधु सभ्यता आपने नाम सुना होगा, या इंडस सिविलाइजेशन आपने नाम सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा, सुमेरियन सभ्यता आपने कुछ तो सुना होगा, इजिप्ट की सभ्यता सुना होगा। ये सब की सब नदियों के किनारे, यानी कि इंसान ने जो पहली बस्ती बसाई वो नदी के किनारे। देखिए यहाँ पे यही वाली बात उसने लिख के दी है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु, टिग्रिस, टिग्रिस मतलब है दजला फरात, ईरान, इराक। इराक अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो उसमें दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। और यहीं बीच में थी कौन सी वाली सभ्यता, कौन सी वाली सभ्यता थी? ये आप मुझे देख के बताएंगे कि यहाँ कौन सी सभ्यता थी, क्योंकि ये वाली बात जो है ना 6th क्लास की इतिहास की किताब में लिखी है ना। और आप तो बड़े बच्चे हैं, 10th के हैं, 9th के हैं, इसमें ज़्यादातर क्या सारे बच्चे 10th और 9th के हैं, इसमें एक आध होगा 9th का भी, ज़्यादातर 10th वाले हैं। तो आपको ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता है तो आप ढूंढिए और फिर मुझे बताइए। इतनी सारी सभ्यताओं के नाम मैंने आपको बताए, इसका आप मुझे बताइए कि देखिए इन्हीं के इंग्लिश में नाम है टिग्रिस और इफ्रेटस। यूफ्रेटस कोई कहता है, कोई इफ्रेटस कहता है, और हिंदी में इनके नाम दजला फरात हैं। इराक में नदियाँ बहती हैं। आपके घर में कोई मैप होगा या कुछ होगा, या मैंने मैप भेजा है जो मैंने इराक का, ईरान का, कुवैत है वहीं पे, सऊदी अरेबिया, उसका जो मैप भेजा है उसमें भी वो शायद आपको दिख जाएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ जिस सभ्यता का जन्म हुआ था आप उस सभ्यता को मुझे ढूंढ के बताएंगे उस सभ्यता का नाम क्या है। आपको मैं हिंट भी दे देती हूँ एक, इसी सभ्यता में सिकंदर जो था ना, सिकंदर है ना, सिकंदर, उसी का नाम एक्चुअली इंग्लिश में अलेक्जेंडर है। सिकंदर की जो मौत हुई थी, जो उसकी जो मृत्यु हुई थी, वो यहीं पे हुई थी इसी सभ्यता में। तो कौन सी सभ्यता ये अब आप मुझे बताएंगे, शायद अब आपको कुछ याद आ जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए बस्ती क्या होता है, बस्ती किसे कहते हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसको बस्ती कहा जाता है। आप जानते होंगे बस्ती क्या होती है ना। जो पहला जो पाषाण काल आपने सुना होगा बचपन में, पाषाण का मतलब होता है एक्चुअली पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। उसको पाषाण काल क्यों कहा गया? पाषाण काल उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम का जो मनुष्य था वो पत्थर के ही बने औजार, पत्थर के ही बने जो भी वो बनाता होगा, मतलब उसकी ज़िंदगी में पत्थर बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उसको पाषाण काल कहा जाने लग गया, है ना। और उस टाइम का जो मानव था वो वृक्षों एवं गुफाओं में निवास किया करता था। पहले ऐसे पक्के मकान तो होते नहीं थे, वही इंसान को जब ज्ञान ही नहीं था उन चीज़ों का तो वो ऐसे करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या करा, उसने फसल उगानी शुरू कर दी। देखिए जब तक इंसान फसल वसल नहीं उगाता है ना तो कहीं भी जा सकता है आराम से। वो आज यहाँ रह ले, दूसरे दिन कहीं और चला जाए, तीसरे दिन कहीं और चला जाए, थोड़ा सा सामान है अपने लेके कहीं भी चला जाए। लेकिन अगर खेत वेत वो करने लग जाता है या जानवर वानवर पालने लग जाता है तो उसको मूव करने में थोड़ा दिक्कत होता है, खासकर जब खेती करने लग जाता है, क्योंकि खेत को, ज़मीन को आप उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते अपने साथ। इसीलिए वो फिर क्या हो जाता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है, स्थायी घर बनाना शुरू कर देता है वो। इसीलिए जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया तो उसने स्थायी घर बनाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये अब आवश्यक हो गया था, क्योंकि खेतों को वो कहीं उठा के नहीं ले जा सकता था। समझ गए आप बात? आप देख रहे होंगे इतिहास, भूगोल, सारा का सारा, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट आपको एसएसटी में पढ़ाए जाते हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। चार सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, चारों के चारों आपस में जुड़े हुए हैं। नागरिक शास्त्र जिसे आप कहते हैं, भूगोल जिसे कहते हैं, इतिहास जिसे कहते हैं, या अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, ये सब के सब शास्त्र जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। एक को सिंगल को आप समझ के आप सारी चीज़ों को कंप्लीट आपको पिक्चर दिख जाए तो ऐसा संभव नहीं है, आपको सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, ये चीज़ मैं आपको पहले से समझा चुकी हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, आप इसको पढ़ लेंगे इसीलिए।
बस्तियां दो तरह की हो सकती हैं, स्थायी भी हो सकती हैं, अस्थायी भी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी होती हैं। जो बस्तियां बहुत आराम से अपने बस परमानेंट बन जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, वो स्थायी होती हैं। एक चीज़ होती है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड मौसम की वजह से, मतलब कुछ ऐसा मौसम जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग इधर रहते हैं और यहाँ कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट हो गया, मतलब बहुत घना, या तो बहुत घनी ठंड हो गई या बहुत घना कोहरा हमेशा चढ़ रहा है, या ये हो सकता है कि बर्फ़ हो जाए, या बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाए एकदम इतनी कि वो टॉलरेट ना हो। तो जो यहाँ लोग रह रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने जानवरों के साथ में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, मैदानों की तरफ, ताकि वहाँ उन्हें मॉडरेट मौसम मिल जाए। आप देखते होंगे पहले गर्मियों में बहुत सारे ग्वाले आते थे जो अपने साथ में बहुत सारे जानवर, भेड़ वाले आते थे या ऊंट वाले आते थे, बहुत तरह के जानवर लेके आया करते थे लोग। तो वही वाला होता है ऋतु प्रवास। आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि करते हैं ऐसे लोग जो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। मतलब उनकी कोई परमानेंट बस्ती नहीं होती, कोई सेटलमेंट परमानेंट नहीं होता है कि पता नहीं उनके पुरखे भी वहीं रह रहे हैं, अब उनके बाप दादा भी वहीं रहे, फिर वो भी वहीं रह रहे हैं, उनकी औलाद भी वहीं रह रही है। ऐसा उनके साथ नहीं होता। ऐसा कहाँ कहाँ होता है, जहाँ बहुत घने जंगल हों, या तो बहुत गर्म हो, या तो बहुत ठंडा जगह हो जहाँ वो रहते हों, पर्वत हों, है ना। ऐसी जगह जो होता है वहाँ पे कैसी अस्थायी बस्तियाँ बनाई जाएंगी कि भाई ऋतु के हिसाब से वो अपना ऋतु प्रवास। एक दूसरा ये है कि जानवरों के लिए चरागाह है ना, वो मिल जाते हैं उन्हें, तो वो उनको आना पड़ता है। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे यही बात लिखी है, ये आपको ये कहानी लिखी है, इसमें आप इस कहानी को देख लेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए इसमें ये कहानी में एक्चुअली क्या बताया उसने, दो बस्तियों का चित्रण करा है, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि काम करते हैं। गांव क्या है, गांव वो है जहाँ पे 75% जनसंख्या या 75% से ज़्यादा जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी होती है, उसी को कहा जाता है गांव। ठीक है, जहाँ लोग मत्स्य पालन, ये सब कृषि में ही आता है, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन, ये सारे काम कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। ठीक है। ग्रामीण बस्तियाँ कैसी हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं, या तो बहुत घनी बसी हुई हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दूर दूर हों। तो जो दूर दूर वाली बस्तियाँ हैं, प्रकीर्णित बस्तियों में लोगों के घर जो है दूर दूर रहते हैं, है ना। ऐसा कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्र हों या घने जंगल हो या अतिशय जलवायु, वहाँ पे लोग दूर दूर घर बना के रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ये सही बात है, आपको ये हर जगह की बात है, ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है सिर्फ। अब जैसा वहाँ का पर्यावरण होगा लोगों के घर वैसे ही होंगे। देखिए जहाँ बर्फ़ पड़ती होगी ना, उन घरों की जो छत होगी वो इस तरह की होगी, ढाल वाली, समझ गए। जहाँ बहुत गर्मी पड़ती होगी उन घरों की दीवारें बहुत मोटी होंगी और छत जो है फूस फूस से बनी होगी, ताकि जो हीट है वो डायरेक्ट अंदर ना आ जाए, वो वहीं वो दीवारें कुछ एब्जॉर्ब कर लें, कुछ वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर दें, कुछ ऐसा ऐसा होगा। जहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है, जल का जमाव रहता है, जहाँ पे जो नीचे स्थान है वहाँ पे लोग ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, देखिए जैसे ये बना हुआ है, वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे घर बनाते हैं, उसी को ये कहा जाता है स्टिल्ट। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की, जो मैंने आपको बता ही दिया, मिट्टी की दीवारें जो ऊंची होंगी, छत फूस फूस की बनी होती है। इस तरह के जो सामान है, सामग्री जो है वो घरों को बनाने में लगाई जाएगी। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटे और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगर किसे कहा जाता है, जो छोटा हो, थोड़ा साइज़ में छोटा हो। शहर क्या, जो बड़ा होता है, जहाँ बड़ी बड़ी बस्तियाँ मिलती हैं। सड़क वड़क, इन सब चीज़ों का फ़र्क आपको पता होगा, ये क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक, तो ये कोई बहुत ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको इसमें बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें समझाने वाली हैं। देखिए यहाँ एक साइड में आपको ये घर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला एक्चुअली बर्फ़ का बना हुआ घर है। जो मैंने आपको पोल पढ़ा है ना, पोल, मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ भी तो लोग रहते ही हैं ना। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस तरह के घरों में रहते हैं, है ना। और इस घर को आपको बताना है कि इस घर को कहते क्या हैं और इन्हें बनाता कौन है।
देखिए इस घर को कहा जाता है इग्लू, इग्लू। और इसको बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको, वो एक जनजाति है जिसको नाम है एस्किमोज। आप अपने तरीके से ढूंढिए अब कि बर्फ़ का घर आप ढूंढेंगे ना तो आपको ये पिक्चर आ जाएगी निकल के सामने आपकी आंखों के, इग्लू निकल के आ जाएगा। ये आपने शायद बचपन में पहले कहीं देखा भी होगा, है ना। परिवहन का बहुत महत्व है। देखिए आप 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि अगर पहिया ना होता तो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्लो होती, कितनी धीमी ज़िंदगी होती अगर पहिया ना होता। अब सोच के देखिए, है ना। पहिए को 1 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे रुक जाती है। ऐसा समझिए जैसे लाइफ में हमारे क्या लग गया, ब्रेक लग गया हो। पुराने टाइम में आवागमन के लिए उतने अच्छे साधन नहीं थे तो लोग पैदल चल के जाया करते थे। सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। अब तो चीज़ें बहुत डेवलप हो गई हैं, तो इसमें यही वाली बात यहाँ पे लिखी गई है कि गधे, खच्चर, ऊँट इन सब का यूज़ किया जाता है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में देख लीजिए, ये ना यहाँ अफ्रीका नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ये एंडीज़ पर्वत कहाँ है, एंडीज़ पर्वत कहाँ है, एंडीज़ पर्वत है यहाँ पे। देखिए दक्षिण अमेरिका है और यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, चिली से लेके कोलंबिया तक पूरा फैला हुआ है एंडीज़ पर्वत। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज़ पर्वत। और यहीं पे एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है, जो कैसा होता है, जैसे तिब्बत में याक होता है ना, वैसे ही वहाँ पे लामा होता है। ठीक है, तो ये तो इसने कहानी सी लिख रखी है, कहानी दे रखी है कि देखिए हवाई यात्रा ने परिवहन को धूर्त बना दिया। धूर्त का मतलब है तेज बना दिया है। अब तो 6 से 8 घंटे में यूरोप से इधर आ जाते हैं इंडिया में, है ना। और इसका जो हवाई जहाज़ है इसका किराया महंगा क्यों होता है, क्योंकि इसका फ्यूल महंगा होता है, जो इसमें भरा जाता है फ्यूल, ईंधन जो भरा जाता है वो महंगा होता है, इसीलिए इसका किराया भी महंगा होता है। भारत में अनेक प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। भारत में एक्सप्रेसवे ये हैं, स्वर्ण चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जोड़ने वाले। अभी देखिए ये 4 जो सिटी दे रखी है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एक्चुअली ये हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब होता है ऐसी कोई सिटी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से ज़्यादा हो, उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। समझ गए बात को। तो ये वाली चीज़ें, 4 मुख्य साधन है परिवहन के। सड़क मार्ग हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है और वायु मार्ग हो सकता है। ये तो हो सकते हैं, ये आपको पता ही है। सड़क मार्ग में भी 2 तरह की, कच्ची सड़क भी हो सकती है, पक्की सड़क भी हो सकती है। मरुस्थलों, वनों, ऊंचे पर्वतों स्थानों पर सड़कें बनाना मुश्किल होता है बहुत, लेकिन बनाई तो है ही। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में ये है। देखिए जो भूमि ऐसे बनाए जाते हैं ना, जो अंदर से जो टनल बनाई जाती हैं, भूमि के नीचे से जो मार्ग बनाया जाता है उसको कहते हैं सबवे। ठीक है। और फ्लाईओवर क्या होता है, जैसे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ बना है, इनके ऊपर से आपको कुछ बनाना होगा एक, यानी कि इनको छोड़ते हुए आपने यहाँ से उठाया और सीधा यहाँ पे एक बना दिया पुल। अब आपको यहाँ ये भी डिस्टर्ब नहीं हुए और रास्ता भी बन गया, उसी को कहते हैं फ्लाईओवर। आजकल बहुत बन रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे होंगे। ठीक है जी। अब आगे देखिए, जैनिंग से लहसा के बीच, लहसा आप ढूंढिएगा कहाँ है लहसा। तिब्बत की तरफ जाएंगे तो आपको लहसा मिल जाएगा वहाँ पे। 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये आप छोड़ दीजिए या फिर आप देख लीजिए, ये एक मार्ग है कोई, उसकी बात कर रहा है कि इतनी ऊंचाई पे भी हमने मार्ग बनाए हैं, वो ये एक्चुअली ये बताना चाह रहा है। कच्ची सड़क, पक्की सड़क आपको पता है, आप गांव के बच्चे हैं, आपको खूब पता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको इस बारे में ज़्यादा करना नहीं है। रेल मार्ग, देखिए रेल ना होता ना तो बड़ा मुश्किल जीवन हो जाता। अंग्रेज़ों ने बनाई तो अपनी सुविधा के लिए थी, लेकिन अल्टीमेट वो हमारे काम की चीज़ हो गई, और इतने काम की चीज़ हो गई कि उसके बिना जीवन संभव नहीं लगता आजकल। माल ढोने की बात हो तो रेल, पैसेंजर की बात हो तो रेल रुक गई तो जीवन रुक गया। समझ रहे हैं आप। पहले किससे चलती थी, भाप के इंजन थे पहले, उसके बाद फिर कोयले वाले इंजन आ गए, उसके बाद अब बिजली वाले इंजन आ गए। आप देखते होंगे कि तार लगा रहता है ऊपर में, इस तरीके से एंटीने से लगे होते हैं, तार से ये एंटीना से टच होता है, ये एंटीना रेल के यहाँ लगा होता है और वही इसी से ट्रेन चलती है। अब वैसी वाली हो गई है ज़्यादातर, है ना।
गाड़ियाँ स्पीड के हिसाब से उनको सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, इन सब में बांटा जाता है ना। यहाँ पे उसने यही सब दिया हुआ इस वाले पैराग्राफ में, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ये कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कि मैं आपको बताऊँ, समझाने वाली कोई बात नहीं। और ये चैप्टर लंबा है तो इसलिए आज हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं, आगे का हम देखते हैं कल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।